करता था 1932 में हमारा जो है 52% गिनती हुआ। हक हिस्सार अधिकार होने में जाने में आपको क्या 92 में मिलता है 27% मिलता है। साथियों 27% में भी हम जो है जो अगर आंकड़ा लिया आरटीआई लगा करके देखा जाए तो 4 से 3.5% है। कितने दयनीय स्थिति है। लेकिन हम लोगों को जानकारी ना होने की वजह से हम लोग पार्टी में बटे रहते हैं, जाति में बटे रहते हैं। जो आरएसएस कहता है हम लोग उसी इशारे पे काम करते हैं। कहने के लोग जो प्रबुद्ध है, जो जानकार है, वो सबसे ज्यादा गद्दारी वाला काम करते हैं। कहते हैं हम जानते हैं, सब जानते हैं। जब पूछा जाता है क्या जानते हैं तो कहते हैं ऐसे ऐसे होता है। क्या ऐसे ऐसे होता है भाई? हम जाओ अगर ओबीसी क्लास अगर 52% है तो हमें हिस्सा 52% चाहिए। इससे हमारा काम नहीं चलेगा। साथियों मैं अपना बात यहीं से समाप्त करता हूँ। जय मूल निवासियों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों में माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव बहुजन मुक्ति पार्टी एवं प्रदेश समीक्षा प्रभारी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा उत्तर प्रदेश को निवेदन करता हुआ आप आए और अपनी बात समय को ध्यान में रखते हुए रखे। माननीय महेंद्र कुशवाहा जी। धन्यवाद संचालक महोदय। साथियों आज 3 मई 2023 को भारत मुक्ति मोर्चा एवं बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा ईवीएम भंडाफोड़ राष्ट्रीय परिवर्तन यात्रा जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली हुई है आदरणीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, वह आज इलाहाबाद के तहसील फूलपुर विधानसभा फूलपुर में पहुंची हुई है। तो साथियों इसका जो उद्देश्य है वह उद्देश्य है कि ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा पार्ट 2 एवं शासन करती जमात बनो। तो साथियों हम लोग पहले शासन करती जमात थे, बीच में हम लोगों के साथ छल हुआ, कपट हुआ और छल कपट करके हम लोगों का शासन छीन लिया गया। उसके बाद हमारे महापुरुषों ने आजादी की लड़ाई लड़ी और आजादी की लड़ाई लड़ने के बाद फिर हमें दोबारा संवैधानिक अधिकार 1950 में मिला। उस संवैधानिक अधिकार को एक कांग्रेस बीजेपी के लोग मनुवादी लोगों ने धीरे धीरे करके खत्म कर दिया। सबसे बड़ा हमारा अधिकार जो था वह वोट देने का अधिकार था। वोट के अधिकार से हमें सारे अधिकार मिलने वाले थे। वोट का अधिकार हमें राजा बनने का और अपने समाज को राजा बनाने का अधिकार था। लेकिन ईवीएम मशीन के द्वारा राजा बनने का अधिकार और राजा बनाने का अधिकार खत्म कर दिया जा रहा है। हमारे लोगों को जब अवसर मिला तो हमारे लोग खुद राजा नहीं बने, दुश्मनों को राजा बनाया, जिसके वजह से हमारी सारी समस्याएं जो गुलाम भारत में खत्म हुई थी आजाद भारत में फिर से आ गई। जैसे पढ़ने का अधिकार गुलाम भारत में नहीं था, आजाद भारत में हमको मिला संविधान में, और आज वो अधिकार खत्म किया जा रहा है। राजा बनने का अधिकार जो था वह भी अधिकार वोट के माध्यम से था, वह भी ईवीएम के माध्यम से खत्म किया जा रहा है। ईवीएम में बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला होता है। यह केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, यह चुनाव आयोग भी जान रहा है और सुप्रीम कोर्ट ने भी माना इसको। 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि ईवीएम मशीन से फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं कराया जा सकता। इसके बाद भी इस देश में 2014 का चुनाव लोकसभा का, 2019 का चुनाव लोकसभा का ईवीएम के वजह से हुआ और ईवीएम में घोटाला करके इस देश में सरकार बनी, जिससे मूल निवासी बहुजन समाज के सभी अधिकार एक एक करके खत्म होते जा रहे हैं। किसी पे विस्तार से आज चर्चा होगी। साथियों हमें बोलने का अवसर मिला, बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपनी बातों को ध्यान देते हैं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों में अब माननीय सुधीर नाथ सर, राष्ट्रीय प्रचारक भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली, मैं सर को निवेदन करता हुआ आप आए और अपनी बात रखे। माननीय सुधीर नाथ सर, राष्ट्रीय प्रचारक भारत मुक्ति मोर्चा नई दिल्ली। साथियों आज आपके शहर में
ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आरंभ हो चुकी है। इस ईवीएम भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा की यात्रा का नेतृत्व आदरणीय वामन मेश्राम साहब कर रहे हैं। हम ईवीएम भंडाफोड़ क्यों करना चाहते हैं और इसमें जो कुछ एक ही महत्वपूर्ण बिंदु पर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताना चाहूँगा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इलेक्शन कमीशन के द्वारा इंडिया में किस तरह से इलेक्शन कमीशन के निगरानी में किस तरह से धोखेबाजी हो रही है, षड्यंत्र हो रहा है, इस बात को मैं यहाँ आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। जैसे कि 8 अक्टूबर 2013 का जजमेंट आने के बाद 8 अक्टूबर 2013 का जो जजमेंट आया और उस जजमेंट के तहत सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया, विदाउट वीवीपीएटी फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता। ये जो जजमेंट आया ये सुब्रमण्यम स्वामी के केस के तहत ये जजमेंट आया और इस रेफरेंस में सारे एविडेंस सुप्रीम कोर्ट में प्रूव करने के बाद ये जजमेंट आया हुआ है। अभी 2014 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश का जो पालन करना चाहिए था उसके विपरीत हमें दिखाई क्या देता है कि 2014 के इलेक्शन का जो रिजल्ट डिक्लेयर किया, रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद जो घोटाला हुआ वो घोटाला इलेक्शन कमीशन के माध्यम से उसको दबाने के लिए लगभग 9,03,000 ईवीएम को कबाड़ घोषित किया। उसके बाद जब बामसेप के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये केस सुप्रीम कोर्ट में जब डाला गया इलेक्शन कमीशन के अगेंस्ट में, चुनाव कमीशन के अगेंस्ट, चुनाव आयोग के अगेंस्ट में ये जो केस डाला गया, उस केस में 24 अप्रैल 2017 को जो जजमेंट आया और जजमेंट के तहत 100% वीवीपीएटी मशीन लगाने का जो जजमेंट आया, ये केस बामसेप ने जीता और जीतने के बाद और उसके साथ जो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से या रूलिंग पार्टी के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी के माध्यम से जो बदमाशी हुई और उन्होंने क्या किया, 1% मैचिंग का मामला लाया। मतलब ये इसके साथ धोखेबाजी करने के लिए उन्होंने ये सारा किया। इस रेफरेंस में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। 24 अप्रैल 2017 का जो केस हम लोगों ने जीता, उस केस के तहत वीवीपीएटी मशीन लगाने के लिए 3,568 करोड़ रुपए खर्चा किया। अभी खर्चा करने के बाद वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था, 100% लगाना चाहिए था, लेकिन उसके अगेंस्ट में जो षड्यंत्र हुआ और षड्यंत्र के तहत 8 अप्रैल 2019 को जो जजमेंट आया और वो जजमेंट के तहत केवल 1% मैन्युअल 1% का मामला आया। 1% जो वीवीपीएटी मशीन का मिलान का मामला आया। इसके तहत जो हमारा जो 8 अप्रैल, हमारा जो 24 अप्रैल का जो निर्णय था उसके ऊपर असर हुआ। अभी मैं यहाँ पर ये बात आपको इसलिए बताना चाहूंगा कि 2019 के इलेक्शन में लगभग 10,35,000 वीवीपीएटी मशीन लगाया गया और वेरीफाई कितना किया, केवल 20,687 मशीन को वीवीपीएटी मशीन को वेरीफाई किया गया। मतलब आपके सामने ये बात हम बताना चाहते हैं कि जिस मशीन को खरीदी करने के लिए 3,568 करोड़ रुपीस खर्चा किया और खर्चा करने के बाद जो वीवीपीएटी मशीन लगाना चाहिए था और 100% भी हमारे केस के तहत लगाना चाहिए था, उसके ऊपर पानी फेर दिया।
मतलब और दूसरी सबसे भयानक बात क्या हुई, 2019 का जो चुनाव है, ये चुनाव भी बीजेपी ने घोटाले से जीता, और ये चुनाव घोटाले से जीता, इसके सारे सबूत अवेलेबल है। मतलब वो जो इलेक्शन 2019 का हुआ, उसके केवल 4 फेज के रिजल्ट पब्लिश किए गए, और 4 फेज के इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर 4 फेज के रिजल्ट पब्लिश किए गए। उसमें 373 सीट का, केवल 373 सीट का रिजल्ट पब्लिश किया, उसमें 220 सीट पर ज्यादा वोट निकले, 153 सीट पर कम वोट निकले। तो आपको इससे अंदाजा आ सकता है कि चुनाव आयोग किस तरह से घोटाले में शामिल है। मतलब कि जो रिजल्ट पब्लिश करना चाहिए था, 7 फेज में चुनाव हुआ और रिजल्ट केवल 4 फेज का पब्लिश किया गया, रिजल्ट 4 फेज का, और उसमें भी 373 सीट का पब्लिश किया। आपको और एक सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यहां पर देना चाहूंगा कि चुनाव जो कंडक्ट किए गए, 2019 का जो चुनाव कंडक्ट किया गया, उसमें बीजेपी के तरफ से 27,000 करोड़ रुपए खर्चा किया गया। आपको इसका अंदाजा आ सकता है कि इतना सारा पैसा जो खर्चा किया, इसका मतलब 27,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 303, ये 303 सीट पे बीजेपी को 303 सीटें मिली। इसका मतलब 27,000 करोड़ डिवाइडेड बाय 303, तो एक सीट के लिए उन्होंने 110 करोड़ खर्चा किया। अभी ये रिकॉर्डेड गवर्नमेंट इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड में है, ये पैसा कहां से लाया। तो इलेक्शन कमीशन के माध्यम से ये बदमाशी हो रही है और धोखाधड़ी से चुनाव जीते जा रहे हैं। 2004 में घोटाला हुआ, 2009 में घोटाला हुआ, 2014 में घोटाला हुआ और 2019 में भी घोटाला हुआ। ये सारा घोटाले को दबाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र का सहारा लिया गया, और ये घोटाला जो 2019 का हुआ, ये सबसे बड़ा घोटाला है, इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला। इस घोटाले को दबाने के लिए चुनाव आयोग ने 4 महीने में जो वीवीपीएटी के जो स्लिप्स होते हैं, ये स्लिप 4 महीने में नष्ट कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। ये सबसे बड़ा चुनाव आयोग की निगरानी में ये धोखेबाजी हो रही है। चुनाव आयोग इस तरह से बदमाशी कर रहा है। चुनाव आयोग ने ये जो 4 महीने में वीवीपीएटी स्लिप्स डिस्ट्रॉय करने का जो मामला है, ये सबसे भयानक मामला है। चुनाव आयोग के द्वारा ये उनके निगरानी में, नियंत्रण में ये हो रहा है। तो जो वीवीपीएटी स्लिप्स होती है, एज पर इलेक्शन कंडक्ट रूल 1961 94B, इस क्लॉज के तहत उसको 1 साल प्रिजर्व करना है, रखना है, ये प्रोविजन है। मगर इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर इशू करके 4 महीने में वीवीपीएटी के सारे स्लिप्स, सारे रिकॉर्ड, सारे स्लिप्स, जो पेपर स्लिप्स होती है, जो पर्चियां होती है, जिसको 1 साल रखना होता है, वो चुनाव आयोग ने केवल 4 महीने में डिस्ट्रॉय किया। तो आपको इसका अंदाजा आ सकता है कि चुनाव आयोग इस षड्यंत्र में किस तरह से शामिल है। तो आज के तारीख में लोकतंत्र खतरे में है, आज के तारीख में संविधान खतरे में है, आज के तारीख में देश खतरे में है। आज इंडिया में जो हो रहा है, मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से 3.5% ब्राह्मणों का, अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा, आज भी अल्पसंख्यक ब्राह्मणों का कब्जा बरकरार है। इस कब्जे को ये जो कब्जा बरकरार है, ये कब्जा केवल और केवल मनी माफिया, मीडिया एंड इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के माध्यम से ये कब्जा बरकरार है। इसलिए हम लोगों को, SC, ST, OBC माइनॉरिटीज के लोगों को ये जो षड्यंत्र हो रहा है, इस षड्यंत्र की जानकारी हो, इसलिए मास लेवल पर
पूरे भारत भर में इसका अवेकनिंग कैंपेन चलेगा, पूरे भारत भर। तो इसके तहत ये जो यात्रा निकालने का जो मकसद है, यात्रा का पर्पज जो है, ये मास अवेकनिंग का प्रोग्राम है, लोगों को जगाने का, जोड़ने का और संविधान बचाने के लिए, डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए ये जो आदरणीय वामन मेश्राम साहब के, माननीय वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में, लीडरशिप में ये यात्रा निकल रही है, इसको आप लोग साथ सहयोग करेंगे। इसी अपेक्षा के साथ मैं यहाँ पर मेरी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, अब मैं माननीय चांद मोहम्मद, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा नई दिल्ली को निवेदन करता हूँ, आप आए और अपनी बात रखें। साथियों, यहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की सदस्यता अभियान भी लगी हुई है। जो भी साथी पिछड़े वर्ग के हैं वो अपनी सदस्यता यहाँ ले सकते हैं, तो आप लोग सदस्यता ले लें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, पूरे देश में राष्ट्रव्यापी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में कन्याकुमारी से कश्मीर तक के लिए आरंभ की गई। यह परिवर्तन यात्रा 21 फरवरी 2023 से आरंभ हुई और आने वाले 21 फरवरी 2024 तक ये परिवर्तन यात्रा लगातार भारत के अलग अलग हिस्सों में, जिलों में चलाई जाएगी। यानी 365 दिन ये परिवर्तन यात्रा समाज के अंदर इस देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए और इस देश की एकता और अखंडता को खंडित करने वाली ताकतों को रोकने के लिए समाज के अंदर महाजागृति का अभियान मान्यवर वामन मेश्राम साहब के नेतृत्व में राष्ट्रीय स्तर पे चलाया जा रहा है। साथियों, आखिरकार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का विरोध राष्ट्रीय स्तर पे और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए जो इस देश के बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के वोट के अधिकार को प्रभाव शून्य करने के लिए लगातार जो कोशिश की जा रही है, उस कोशिश को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पे कोई नेतृत्व, कोई संगठन अगर पहल कर रहा है तो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मेश्राम साहब पहल कर रहे हैं। और जिसका 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट के आए हुए जजमेंट में, दिए हुए जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने इस बात को स्वीकार किया कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चुनाव संभव नहीं है। और ये बात आगामी 24 अप्रैल 2017 को मान्यवर वामन मेश्राम साहब ने सुप्रीम कोर्ट में ये केस, ये लड़ाई जीती। जो आज वीवीपीएटी पर्ची मशीन लगी और उससे जो निकलने वाली पर्चियां हैं, तो ये आज वीवीपीएटी मशीन अगर ईवीएम को लगाई गई तो मान्यवर वामन मेश्राम साहब की देन है, कोशिश है और सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ने का नतीजा है। साथियों, इस देश की व्यवस्था को बदलने के लिए इस देश के ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी के लोगों को संगठित होना होगा। संगठित क्यों होना होगा? आज चंद मुट्ठी भर लोग, 3.5% लोग इस देश के बहुसंख्य समाज के राज कर रहे हैं। इस देश के बहुसंख्य समाज के हक अधिकारों के संदर्भ में फैसले ले रहे हैं। तो आज वो इस लायक क्यों बने, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, इतने बड़े देश के सिस्टम पर वो कैसे काबिज हुए? तो मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। ये 3.5% जो चीटी जैसा समाज है मनुवादियों का, ये जाग रहा है और जाग ही नहीं रहा है, संगठित है। इसलिए मैं कहा करता हूं, जागती हुई चीटी सोए हुए हाथी से ज्यादा ताकतवर होती है। आज ये 3.5% मनुवादियों का चीटी जैसा समाज जाग रहा है और बहुसंख्य ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी का समाज, हाथी जैसा समाज आज भी सोया हुआ है, जिसकी वजह से चंद मुट्ठी भर लोग इस देश की व्यवस्था पर और इस देश के लोगों पर काबिज है। इसलिए इस व्यवस्था को बदलने के लिए मान्यवर वामन मेश्राम साहब इस देश के बहुजनों के अंदर वो जागृति और वो चेतना पैदा करना चाहते हैं
और उस जागृति और चेतना की बुनियाद पर संगठित शक्ति का निर्माण करना चाहते हैं। इसलिए मैं कहा करता हूँ, यू कैन फूल सम पीपल फॉर सम टाइम, यू कैन नॉट फूल ऑल द पीपल फॉर ऑल द टाइम। कुछ लोगों को कुछ समय के लिए मूर्ख बनाया जा सकता है, लेकिन जब तक मान्यवर वाउन मेश्राम साहब जैसी शख्सियत हमारे बीच में जिंदा है, इस देश के मूल निवासी बहुजनों को हमेशा के लिए मूर्ख नहीं बनाया जा सकता। साथियों, ये व्यवस्था बदलेगी और इस व्यवस्था को बदलने के लिए हमें संगठित होने की जरूरत है और संगठित होकर संघर्ष करने की जरूरत है। और आप संगठित होंगे और इस व्यवस्था को बदलने के लिए मान्यवर वाउन मेश्राम साहब के नेतृत्व में इस कारवां को आगे बढ़ाएंगे और संघर्ष करेंगे। आपने मेरी बात सुना, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, साहब को सुनने से पहले हम लोग आपको निवेदन करते हैं कि ये जो 365 दिन की यात्रा चल रही है, इस यात्रा को चलाने के लिए जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, जो भी साथी 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए साहब को सहयोग राशि भेंट करना चाहते हो, आकर माननीय सुनील कुमार जी आप 200 रुपए साहब को भेंट करना चाहते हैं, आप आए। डॉक्टर प्रदीप पटेल जी 500 रुपए साहब को भेंट करना चाहते हैं, आप भी आ जाए। माननीय शिव शंकर जी जिला अध्यक्ष, शिव शंकर गौड़ जी जिला अध्यक्ष भारत मुक्ति मोर्चा, आप 150 रुपए साहब को भेंट करना चाहते हैं। जो भी साथी आना चाहते हैं, जो भी साथी साहब को व्यक्तिगत तौर पर जन आंदोलन निर्माण निधि 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपए सहयोग करना चाहते हैं, वो सभी लोगों को निवेदन है कि आप लोग आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाहते हैं, वो साहब के पास आकर के जन आंदोलन निर्माण निधि, माननीय अमरेंद्र मौर्य जी साहब को 100 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। जो भी साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी साथी सहयोग करना चाहते हैं वो साहब के पास जाकर के ये जन आंदोलन निर्माण निधि जो भी साथी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करना चाह रहे हैं, वो साथी आकर के माननीय प्रताप बहादुर सिंह जी साहब को 500 रुपए जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। तो जो भी साथी देना चाहते हैं वो आ जाए, उधर से जाइए। माननीय मिथिलेश कुमार मौर्य जी साहब को जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट कर रहे हैं। जो भी साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को ये जन आंदोलन निर्माण निधि भेंट करें। जो भी 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जो सहयोग देना चाहते हैं कि इस आंदोलन को चलाने के लिए हम साहब को सहयोग देंगे, तो जो साथी आना चाहते हैं जल्दी आ जाए। इसके बाद हम लोग साहब को सुनेंगे। जो भी साथी आना चाह रहे हैं वो जल्दी आ जाए। तो जो साथी आना चाहते हैं वो आकर के साहब को, साथी और मैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात रखे। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। हेलो साथियों, आज ईवीएम मशीन भंडाफोड़ परिवर्तन यात्रा आपके फूलपुर में पहुंची। मैं ईवीएम मशीन में घोटाले से संबंधित केवल 2-3 बातें ही बताना चाहता हूं, बहुत ज्यादा बातें नहीं बताना चाहता। पहली बात, ईवीएम में घोटाला होता है, मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। सुप्रीम कोर्ट में जब ये निर्णय दिया तो चुनाव आयोग की बात सुनने के बाद दिया। मैं जो बात आप लोगों को समझाना चाहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गई
डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी की सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस इशू किया, चुनाव आयोग का वकील सुप्रीम कोर्ट में आया, चुनाव आयोग की बात सुप्रीम कोर्ट में कही गई, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की बात सुनी, सुनने के बाद चुनाव आयोग के विरोध में ये सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, हो गया फाइनल। मैं कह रहा हूं, कोई XYZ नहीं कह रहा है, मेरे पास संवैधानिक अधिकार नहीं है। मैं वामन मेश्राम संवैधानिक अथॉरिटी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट संवैधानिक अथॉरिटी है, और जो संवैधानिक अथॉरिटी है उसने कहा ईवीएम में घोटाला होता है। जैसे जर्मन के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ईवीएम मशीन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, डायरेक्ट कह दिया अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, और ईवीएम का उपयोग चुनाव आयोग में नहीं हो सकता, चुनाव में नहीं हो सकता, बंद कर दिया, पाबंदी लगा दी। सुप्रीम कोर्ट, भारत के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि ईवीएम मशीन से फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, फ्री यानी भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। फेयर एंड निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी चुनाव नहीं हो सकता। ये तीनों शब्दों को मिला दो तो सिद्ध होता है कि चुनाव आयोग कह रहा है कि ईवीएम में घोटाला करके चुनाव करवाया जा रहा है। ये बात सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। अगर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात कही गई है तो ये बहुत ज्यादा गंभीर मामला है, क्योंकि ईवीएम मशीन में घोटाला होता है, कोई और नहीं कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। एक तो ये बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, दूसरी बात कहना चाहता हूं। दूसरी बात क्या है, जब सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला दिया तो ये खबर सारे देश के अखबारों में और टीवी चैनलों में आनी चाहिए थी। स्वाभाविक है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। अगर वामन मेश्राम भाषण कर रहे हैं और उसकी खबर आप नहीं छाप रहे हो, ठीक है, आपकी मर्जी है, नहीं छाप रहे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, उसकी खबर आप नहीं छाप रहे हो, इसका मतलब है सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लैकआउट कर रहे हो, सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लैकआउट कर रहे हो। ये तो बहुत ज्यादा गंभीर बात है। सुप्रीम कोर्ट को आप ब्लैकआउट क्यों कर रहे हो? क्योंकि चुनाव आयोग के द्वारा 3.5% ब्राह्मणों की सरकार बनाने का काम कर रहे हो। संविधान क्या कहता है? संविधान क्या कहता है? संविधान कहता है, मान लो 3 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे, एक को 40% वोट पड़ा, एक को 35% वोट पड़ा और एक को 20% वोट पड़ा। तो संविधान क्या कहता है? 40% जो वोट है जिनके, वो चुनाव जीत जाए। मगर ब्राह्मणों की तो संख्या ही 3.5% है। वो 3.5% को 35% कैसे बनाएंगे? 3.5% को 35% कैसे बना रहे हैं? नहीं बनाया जा सकता।
तो 3.5% को 35% बनाने का काशीराम जी कहा करते थे एक तरीका है। वो क्या है? पैसे से वोट खरीदो तो भी असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं है। माफिया गुंडागर्दी से डराकर वोट ले लो वो भी असंवैधानिक है। तीसरा है मीडिया। मीडिया में गलत खबर को छापो, जो मैं बोल रहा हूं उसको मत छापो, जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया उस खबर को मत छापो। तो इसका मतलब है मीडिया झूठ का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अभी मेरे पास एक रिपोर्ट आया, वर्ल्ड लेवल का रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट है, इसका टाइटल है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में कौन आगे कौन पीछे। तो भारत का नंबर 180 देशों की सूची में 150वें नंबर पर है। यानी केवल 30 देश ही भारत से अच्छे हैं। 30 देश जो है और भारत जो है 150वें नंबर पर है। इसके मतलब ये है कि 149 जो देश है वो कंपैरेटिवली भारत से ठीक है। भारत का नंबर 150वां है। यानी कितना घटिया भारत में जो मीडिया है, ये वर्ल्ड लेवल का रिपोर्ट है कि भारत का जो मीडिया है वो मीडिया कितना घटिया है। तो 180 में से भारत के मीडिया को नंबर मिले 150, मेरिट में है। भारत का घटिया में भारत का मीडिया मेरिट में है, डिस्टिंक्शन में नहीं है, मेरिट में है। और मेरिट में क्यों है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा ईवीएम मशीन में फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो सकता, इसी वजह से भारत के मीडिया ने इस खबर को नहीं छापा। इसका मतलब यह है मनी, पैसे से लोगों के वोट खरीदे जाए, फिर गुंडागर्दी माफिया से वोट खरीदे जाए, वोट गुंडागर्दी से लिए जाए। तीसरा है मीडिया। मीडिया के द्वारा जो सही और सच्ची खबरें हैं वो ना छापी जाए। मीडिया भी इस घोटाले में शामिल है। अब चौथा इसमें आयाम आ गया है मशीन। इतना सारा घोटाला करने का आधार होने के बाद भी ये लोग चुप नहीं है और मशीन का भी सहयोग ले रहे। और उस मशीन का नाम है ईवीएम मशीन। तो ईवीएम मशीन, इसके आधार पर ये सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया। फिर दूसरा जजमेंट भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया कि ईवीएम मशीन से घोटाला होता है, इसको रोकना होगा। रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगाया। ये दूसरा निर्णय भी ईवीएम में घोटाला होता है ये प्रूव करता है। चुनाव आयोग ने 8 अक्टूबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाओ। चुनाव आयोग ने कितनी मशीनें लगाई घोटाला पकड़ने के लिए? 0.33%। कितनी मशीनें लगाई?
0.33%। 0.33% कितना होता है? अगर 0.50 अगर होता तो आधा परसेंट होता, मगर ये आंकड़ा 0.33% है। इसका मतलब है आधा परसेंट भी नहीं है। घोटाला पकड़ने के लिए जितनी ज्यादा मशीनें लगाओ उतना ज्यादा घोटाला पकड़ा जा सकता है। तो चुनाव आयोग ने क्या किया? घोटाला पकड़ में ना आए, ना पकड़ा जाए, इसलिए चुनाव आयोग ने 0.33% मशीन लगाया। ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है क्या? बस सबूतों के साथ बोल रहा हूं। चुनाव आयोग ही घोटाले में शामिल है। अब आप देहात के रहने वाले लोग, एक खेती को बाढ़ क्यों लगाते हो? है? खेती में बाढ़ क्यों लगाते हो? जानवरों से फसल की रक्षा करने के लिए ना। तो जो बदमाश लोग हैं चुनाव में घोटाला करने वाले, उनको रोकने के लिए संविधान निर्माताओं ने चुनाव आयोग बनाया। ये तो चुनाव आयोग नाम का बाढ़ बनाया, बाढ़ ही खेती खा रहा है। एक चुनाव आयोग बाढ़ की तरह है और बाढ़ ही खेती खा रहा है। अब कैसी रक्षा होगी? चुनाव आयोग ये सारा का सारा घोटाला कर रहा है। चुनाव आयोग का इसमें इंटरेस्ट नहीं है घोटाला पकड़ा जाए, इसलिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। 2014, 2015, 2016 तीन साल चुनाव आयोग ने घोटाला पकड़ने वाली मशीन नहीं लगाई। तो चुनाव आयोग का दोष है। ईवीएम मशीन से ज्यादा चुनाव आयोग दोषी है। ईवीएम मशीन से ज्यादा चुनाव आयोग दोषी है। मशीन अपने आप घोटाला नहीं करती जब तक मशीन को ऑपरेट करने वाला इंसानी दिमाग काम ना करे। तो इंसानी दिमाग तो चुनाव आयोग के पास है। तो चुनाव आयोग घोटाला करवा रहा है, उसको रोकने के लिए मुझे सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा। मैं सुप्रीम कोर्ट गया और मेरे ऑर्डर पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया, मेरे केस में 100% घोटाला पकड़ने वाली मशीन लगाई जाए। ये मेरा 24 अप्रैल 2017 का जजमेंट है। तो मेरे जजमेंट से क्या हो गया था कि 100% पेपर ट्रेल मशीन की रिकाउंट होती है तो घोटाला पकड़ा जा सकता था। तो चुनाव आयोग ने क्या किया? चुनाव आयोग, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये तीन लोग मिल गए और कांग्रेस ने फरवरी 2019 के लोकसभा के चुनाव में एक केस लेकर गए। क्या केस लेकर गए? अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस का केस लेकर गए। ये वामन मेश्राम का जो केस है, इस केस के अनुसार 13 लाख से लेकर 18 लाख तक पर्चियां गिननी पड़ेगी, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय लगेगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। कांग्रेस ने क्या कहते हैं? ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हुआ तो चलेगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। है समझ में आ रहा है? फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हुआ तो चलेगा, ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। मेरे वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा लिखा हुआ है? बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में कहा लिखा? ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। बताओ, वकील को कहा, कांग्रेस के वकील को कहा, बताओ कहां लिखा हुआ है? फ्री फेयर ट्रांसफर। हाँ, ये लिखा है।
ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो फरवरी में चुनाव घोषित करते हो, रिजल्ट मई में लगाते हो, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, तुम खुद ही 4-4 महीने चुनाव का प्रक्रिया चलाते हो और तो खुद ही कहते हो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर रिकाउंटिंग करने का जो ऑर्डर वामन मेश्राम का है, अगर उससे 4 दिन लेट हो गया तो पहले 4 महीने चला रहे हो भाई। अगर 4 महीने लेट नहीं है तो 4 दिन और ऐड करने से कौन सा लेट होगा? नहीं होगा। तो फिर 4 दिन रिकाउंटिंग करने के लिए आप क्यों नहीं बढ़ा रहे? चोरी पकड़ी जाएगी। इसलिए कारण क्या बता रहे हो कि नहीं लेट हो रहा है। कौन बोल रहा है? चुनाव आयोग बोल रहा है। तो चुनाव आयोग, बीजेपी, चुनाव आयोग और कांग्रेस तीनों मिलकर कोर्ट में गए, केस लेकर गए कांग्रेस वाले कि नहीं ये वामन मेश्राम का जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो साइड रखें, मिलान करवाओ 50%। ये 100% वोट है ईवीएम में, जो ईवीएम घोटाला करता है उसमें 50% केवल मिलान करवाओ। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कितना दिया? नहीं 50% मंजूर नहीं, 1% मिलान करवाओ। 1% में आप चोरी पकड़ना चाहते पकड़ लो। मेरे पास 100% चोरी पकड़ने के लिए ऑर्डर है। नहीं इससे तो चोरी पकड़ी जाएगी। चोरी थोड़ी पकड़ना है, समय बचाना है। 4 महीने समय बर्बाद करने के बाद समय बचाना है। फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं करना है। अरे सबसे बड़ा मैंडेट है कॉन्स्टिट्यूशन कि चुनाव फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, मुक्त चुनाव होना चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त चुनाव होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए, पारदर्शी होना चाहिए। इसके लिए 8 दिन और लगते तो लेना चाहिए। जनता सेंट्रल में या स्टेट में जिसकी सरकार बनाना चाहती है, जनता के पास अधिकार है। उसके अधिकारों पर रोक लगाने का काम कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, क्योंकि वोट का अधिकार फंडामेंटल राइट है। ये फंडामेंटल राइट को रोकने का सुप्रीम कोर्ट के पास भी पावर नहीं है। ये सब चुनाव आयोग करवा रहा है। तो देश में जो घोटाला चल रहा है, अकेले चुनाव आयोग के पास पावर है रोकने का, और चल रहा है तो इसका मतलब अकेला चुनाव आयोग ही करवा रहा है। तो आने वाले समय में हम दिल्ली में चुनाव आयोग के विरोध में भी एक बड़ा, जैसे नागपुर गए थे ना लाखों लोग लेकर आरएसएस के हेडक्वार्टर पर, उसी तरह से बड़ा मोर्चा लेकर जाएंगे चुनाव आयोग के। ये करना होगा क्योंकि लोकतंत्र को बचाना, देश को बचाना और संविधान को बचाना 3 बड़े मुद्दे। ये जो ईवीएम घोटाले के साथ 3 बड़े मुद्दे हैं। लोकतंत्र को बचाने का, देश को बचाने का। देश को कैसे? मान लो ईमानदारी से जनता के पास अधिकार है सरकार बदलने का और सरकार बनाने का। कौन सी सरकार दिल्ली में होनी चाहिए, कौन सी सरकार नहीं होनी चाहिए, ये अधिकार जनता के पास है। अगर जनता को ये अधिकार से वंचित किया गया तो जनता कहेगी अच्छा तो शांतिपूर्ण तरीके से लोग नहीं मान रहे तो हथियार उठाना पड़ेगा। जनता क्या बोलेगी? ये लोग शांतिपूर्ण तरीके से मान नहीं रहे, हथियार उठाना पड़ेगा, ऐसा लगता है हथियार उठाना पड़ेगा। तो कौन खतरे में डाल रहे? जो लोग शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न नहीं करवा रहे हैं वो लोग देश को खतरे में डाल रहे हैं। जब हथियार बंद आंदोलन होगा तो संविधान कैसे सुरक्षित रहेगा? संविधान भी खतरे में पड़ेगा, लोकतंत्र भी खतरे में पड़ेगा, देश भी खतरे में पड़ेगा। तो इसलिए ये ईवीएम बहुत बड़ा शासक जातियों का, 3.5% ब्राह्मणों का ये सारा खेल है। जब काशीराम जी ने 81 में DS4 बनाया था, याद है हम लोगों को?
कुछ पुराने लोगों को मालूम होगा। DS4 बनाए हम तो थे, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति 81 में बनाया, और जैसे ही बनाया उन्होंने हरियाणा का चुनाव लड़ा और चुनाव में उन्होंने वोट हमारा राज तुम्हारा, नहीं चलेगा नहीं चलेगा नारा लगाया। तो कांग्रेस को लगा अरे ये तो बहुत खतरनाक नारा है, वोट हमारा राज तुम्हारा, यानी वो कांग्रेस को कह रहे हमारे लोग वोट हमारा है और राज तुम्हारा है, ये नहीं चलेगा। कांग्रेस को लगा कि रोकना पड़ेगा भाई, ये काशीराम वाला मामला जो है ये रोकना पड़ेगा। रोकने के लिए तो 84 में ईवीएम का प्रस्ताव पारित किया, इंदिरा गांधी और अटल बिहारी मिलकर, पता है आप लोगों को 84 में एक कानून बना और अटल बिहारी और इंदिरा गांधी ने मिलकर कानून बनाया। ये ईवीएम मशीन अगर कांग्रेस अकेले चलाती तो नहीं चलती, अकेले बीजेपी चलाती तो नहीं चलती। दो नेशनल पार्टियां ईवीएम चला रही है। 2004-2009 में कांग्रेस को 10 साल फायदा हुआ और 10 साल के आधार पर बीजेपी को 14 और 19 को फायदा हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस को कहा तुम्हारे घोटाले के बारे में हम चुप रहते हैं, हमें भी घोटाले करने। कांग्रेस ने कहा 5 साल करो, नहीं 10 साल तुम, 10 साल हमको भी बना, ओके ठीक तुम 10 साल करो। तो 10 साल कांग्रेस का घोटाला, बीजेपी वाले चुप, बीजेपी का घोटाला, कांग्रेस वाले चुप, तेरी भी चुप मेरी भी चुप, चिड़ी चुप। तो कांग्रेस वाले डेली बीजेपी के विरोध में बोलते, बीजेपी वाले डेली कांग्रेस के विरोध में बोलते, ईवीएम के विरोध में दोनों नहीं बोलते। क्यों? चचेरे चचेरे मौसेरे मौसेरे भाई भाई लोग हैं, कांग्रेस बीजेपी बीजेपी कांग्रेस। जब कोई कांग्रेस छोड़ता है तो बीजेपी भी जाता है, बीजेपी छोड़ता है तो कांग्रेस भी जाता है, क्योंकि सिद्धांत के अनुसार दोनों में कोई फर्क नहीं है। सिद्धांत क्या है? ब्राह्मण का राज देश में हर हालत में, हर स्थिति में, हर परिस्थिति में रहना चाहिए, यही मूल सिद्धांत है दोनों। इसको अगर बदलना चाहते हो आप लोग तो ईवीएम हटाए बगैर ये बदलना संभव नहीं है। ईवीएम ने ब्राह्मण राज को परमानेंट राज में बदल दिया, ये खतरा है, इसको रोकना होगा। ये रोकने के लिए आप साथ सहयोग करोगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, माननीय महेंद्र कुशवाहा जी, माननीय राजीव कुमार यादव जी, माननीय रामनाथ यादव जी, माननीय अमर बहादुर कुशवाहा जी, माननीय प्रियांशु पटेल जी, तनिष्का चौधरी, माननीय प्रदीप पटेल।